रुक करेंगे खबरों की तरफ। अतीक अहमद के खिलाफ 8 मुकदमों में रिमांड मंजूर कर ली गई है। गैंगस्टर समेत 8 केस में मंजूर हुई रिमांड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए वारंट जारी किया गया। सभी मुकदमे धूमनगंज थाने से संबंधित हैं। रिमांड के लिए धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी, तो 8 मुकदमों में रिमांड मंजूर हो गई है अतीक अहमद के खिलाफ। तो अतीक अहमद के खिलाफ 8 मुकदमों में रिमांड मंजूर। गैंगस्टर समेत 8 केस में ये रिमांड मंजूर हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए वारंट जारी किया गया है। सभी मुकदमे धूमनगंज थाने से संबंधित हैं। रिमांड के लिए धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी। तो आलोक मालवीय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, अतीक अहमद के खिलाफ 8 मुकदमों में रिमांड मंजूर कर ली गई है और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ भी होगी, सुनवाई भी होगी, जिसके लिए वारंट जारी किया गया है। क्या होगा अब आगे? जी देखिए, जिस तरह से योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पर काम करने की बात की थी और जो माफिया है उनको जेल में रहने की बात कही थी और या उनका इनकाउंटर करने की बात की थी, तो उसी बात पर अमल करते हुए जो माफिया डॉन है अतीक अहमद, उसके ऊपर पूरा शिकंजा कसता जा रहा है। और इसी के तहत इंस्पेक्टर धूमनगंज अनुपम शर्मा और इंस्पेक्टर कैंट सुधीर कुमार सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके रिमांड बनवा ली है। अतीक के रिमांड बनवाने के बाद से उनके ऊपर कार्रवाई होने की बात शुरू हो गई है और सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। खुलदाबाद के चकिया निवासी पूर्व सांसद अतीक अहमद धूमनगंज थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ। इसमें मरिया डी के प्रधान आबिद की चचेरी बहन अलकमा व ड्राइवर सुजीत की हत्या, देवरिया जेल में प्रॉपर्टी डीलर जैद खालिद की पिटाई करने, रंगदारी, धमकी, गैंगस्टर समेत कई मामले शामिल हैं जिसमें इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही 5 मुकदमों की विवेचना धूमनगंज और 3 मामले की विवेचना कैंट पुलिस कर रही है। तो कुल मिलाकर तो अगर हम बात करें तो अतीक अहमद के ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कस रहा है और उसे अहमदाबाद की जेल से लाने का प्रयास शुरू किया गया है कि किस तरह से उसको यहाँ लाया जाए और रिमांड में लेकर उससे पूछताछ की जाए और आगे की जो भी उसकी रणनीति थी और जो पीछे उसने कार्य किए हैं उसके बारे में पूरी चीजें निकलकर सामने आए और बड़ी कार्रवाई की जाए। जी रितु, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि गुंडा जो ये माफिया है इनको खत्म करने के लिए, इनके साम्राज्य को खत्म करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रशासन भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इसी दिशा में अगर देखें, चाहे अतीक अहमद की बात हो या मुख्तार अंसारी की बात हो, ये कहीं ना कहीं इनको लाने को लेकर भी प्रशासन थोड़ा सा कमजोर या बैकफुट पे नजर आ रहा है। क्या लगता है, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर इतनी दिक्कतें हो रही हैं लाने में, तो अतीक अहमद को लाने में क्या किसी तरह की दिक्कत का सामना यूपी सरकार को नहीं करना पड़ेगा या जल्द से जल्द यूपी में आ जाएगा? जी रितु, देखिए इस तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि माफिया डॉन अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जाए और उत्तर प्रदेश में लाने के बाद योगी सरकार उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, उससे पूछताछ करे और शिकंजा कसे। इसी के तहत इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। धूमनगंज एसएचओ हो या कैंट एसएचओ, सभी ने मिलकर ये रणनीति बनाई है कि उनके जो मुकदमे हैं, जो विवेचना है, उस पर तेज गति प्रदान हो। तेज गति प्रदान होने के साथ माफिया अहमद को वापस लाया जाए। इसी के तहत रिमांड लिया गया है और अब उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द से जल्द माफिया डॉन अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी रितु, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, क्योंकि अहमदाबाद जेल में वो बंद है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, पूछताछ होगी, ये कब तक होगी? जी रितु, देखिए पहले भी इनसे बातचीत हुई थी जिसमें इन्होंने एक अर्जी लगाई थी कि हमें यहाँ पर शुगर की शिकायत है, इसके तरह कई बीमारियों को उन्होंने बहाना बनाया था और कहा था कि उन्हें पर्सनल पेशी से छूट दी जाए, जिसको काफी मुश्किल से कोर्ट ने माना था और कोर्ट ने ये मानने के साथ ही उनकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी स्वीकार की थी। अब इसके बाद फिर से अब उनके 1 महीने बाद फिर से पेशी की बात चल रही है, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि वो खुद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आलोक। देहरादून से खबर, जहां पर एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय में सीएम ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की। जनता से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि योजनाओं को नियमित आकलन और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण बनाया जाए। सीएम ने राज्य, जिला, सेक्टर, केंद्र पोषित
और वाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित और वाह्य सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के जिलावार भी समीक्षा की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिवों के साथ ही सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का चौमुखी विकास हम सबका दायित्व है। इसके लिए सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके, इसके लिए स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर होना जरूरी है। उन्होंने योजनाओं की सफलता के लिए उनके आकलन एवं क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इन योजनाओं से संबंधित वांछित विवरण समय पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिए। तो समय पर भारत सरकार की योजनाओं एवं वित्तीय भौतिक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराने से धनराशि स्वीकृत होने में सुविधा रहती है। तो कुछ इस तरीके से समीक्षा बैठक हुई जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से, और इस बात पर खासा जोर दिया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी पोषित योजनाएं होती हैं उनको ठीक तरीके से लागू किया जाए और उसका विवरण भी समय समय पर केंद्र सरकार को दिया जाए। फाइम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाइम, जब से मुख्यमंत्री पद पर विराजित हुए हैं तीरथ सिंह रावत, तब से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक उनकी बैठकें हो रही हैं और विभागाध्यक्ष, उनकी ये बैठक हुई विभागाध्यक्षों के साथ में, विभागों के साथ में, जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने किन किन बातों पर दिया वो आप हमें जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तकरीबन 17 से 18 घंटे अभी काम कर रहे हैं और उनका जो मुख्य तौर पर शुरुआती दिनों का ये फोकस है वो ये है कि जो राज्य की योजनाएं हैं उन योजनाओं में चूंकि बजट की व्यवस्था करनी होती है और बजट के साथ साथ उसका क्रियान्वयन और उसको खर्चे को भी देखना होता है। तो ये जो बैठक है ये इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाह्य सहायतित योजनाएं हैं, केंद्र सहायतित योजनाएं हैं और राज्य सरकार की अपनी योजनाएं हैं। उनकी फंडिंग उसी तरीके से होती है और फंडिंग क्योंकि 31 मार्च जो वित्तीय वर्ष है उसकी क्लोजिंग का समय है और उससे पहले जो वित्तीय स्वीकृतियां हैं वो जारी हुई हैं और उनका खर्च को लेकर के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने इन सभी योजनाओं को फोकस में रखते हुए बात कही है क्योंकि जो जितनी भी योजनाएं हैं ये योजनाएं अगर धरातल पर समय से नहीं उतरेंगी तो फिर आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, बजट जारी करने को कठिनाई होती है और योजनाओं के जो नई योजनाओं के प्लान है वो समय से स्वीकृत नहीं होते हैं। ये तमाम बिंदुओं को रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है विभागीय अधिकारियों को और जैसे सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उसमें शामिल थे, सचिव शामिल थे और जिलों से अधिकारी उसमें जुड़े हुए थे। तो लिहाजा जो सभी योजनाएं हैं वो योजनाएं एक रूप में अगर उसको देखते हैं तो राज्य की हर सेक्टर की यानी जिला योजना से लेकर के राज्य सेक्टर तक की वो योजनाएं उसमें शामिल है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सभी की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी तौर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, ढिलाई नहीं होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर जिन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, धन जारी हो चुका है, उनके क्रियान्वयन की शुरुआत करने में देरी नहीं होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में किसी तरह की कोई देरी ना हो। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं फाइम, इसमें एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस बात पर खासा जोर दिया है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो भी पोषित योजनाएं आती हैं, बाह्य सहायतित योजनाएं हैं, उस पर खास ध्यान दिया जाए जिससे कि केंद्र की तरफ से जो भी धनराशि के संबंध में सहायता प्राप्त होती है वो प्राप्त होती रहे, उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। देखिए, जो बाह्य सहायतित योजनाएं होती हैं, केंद्र सहायतित योजनाएं होती हैं, उनका एक महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि बजट खर्च होने के बाद योजना में उनका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना होता है और वो सर्टिफिकेट अगर देरी से जाता है तो फिर उस योजना का या नई योजना का जो बाकी पैसा है जो रिलीज होना होता है उसमें देरी होती है और जब पैसा रिलीज होने में देरी होती है तो जाहिर सी बात है कि योजना पूरी होने में देरी होती है और नए प्लान को भी स्वीकृति आगे बढ़ने में देरी होती है। तो लिहाजा चेन बनी हुई और इस चेन को ठीक करने को लेकर के मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि ये चेन नहीं टूटनी चाहिए ताकि वित्तीय स्वीकृति
छुट्टियां हो, वित्तीय स्वीकृति जारी हो, वो पैसा खर्च हो, ये एक चेन बनी रहे। क्योंकि जो राज्य सेक्टर की जो योजनाएं हैं उनमें तो राज्य सरकार के हाथ में होता है, लेकिन बाह्य सहायतित और केंद्रीय सहायतित होती हैं, उसमें केंद्र और जो अन्य फंडिंग होती है उसके नियमों को और मानकों को पूरा करना होता है। तो लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें जो मशीनरी होती है, जो अफसरशाही होती है, जो विभागीय अधिकारी होते हैं, उनकी जो तत्परता बहुत महत्वपूर्ण, गंभीरता और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी स्तर पर नकारापन अधिकारियों में होता है, लापरवाही अधिकारियों में होती है, कामचोरी अधिकारियों में होती है, तो फिर वो सीधे तौर पर उसका असर विभागीय योजनाओं पर पड़ता है और अल्टीमेटली जवाब सरकार एक जवाबदेही सरकार जनता की अदालत में। तो लिहाजा मुख्यमंत्री ने ये बहुत गंभीर तौर पर निर्देशित कर दिया है कि किसी भी तरीके से अफसर नकारापन दिखाए, विभाग नकारापन दिखाए योजनाओं को लेकर के, और योजनाएं अगर सही से क्रियान्वित होंगी तो जाहिर सी बात है कि एक सरकार का परसेप्शन भी इसमें अच्छा जाता है। ये वर्ष चुनावी वर्ष शुरू हो रहा है और चुनावी वर्ष में जाहिर सी बात है कि सरकार किसी तरीके का ऐसा संदेश नहीं देना चाहेगी जनता के बीच योजनाओं को लेकर के देरी हुई, हीला हवाली हुई, अफसरों की, अधिकारियों, विभागों की कमियों का खामियाजा आखिरकार सरकार क्यों भुगते, इस बात को लेकर के सबसे बड़ी बात ये फ़हीम कि बहुत ही कम समय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास है खुद को प्रूव करने को लेकर। उनके पास ना सिर्फ ये एक जिम्मेदारी है कि एक साल में उन तमाम लूप होल्स को उनको भरना है जो कि अब तक 4 साल में रहे होंगे, उन तमाम योजनाओं को देखना है जो कि पूरी नहीं हुई होंगी, अधर में रही होंगी, कहां तक पहुंची, और साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि जब चुनाव हो तो उसमें बीजेपी की जीत हो, कुछ इस तरीके से काम हो। तो खूब जिम्मेदारी कंधों पर है तीरथ सिंह रावत के, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। और इस बैठक के जरिए, इस तरह की बैठकों के जरिए वो चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा पाए, और तभी वो इस तरीके की बैठकों में इस तरह के दिशा निर्देश दे भी रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर स्वाभाविक तौर का चुनौती भरा दबाव है, क्योंकि ये 1 साल का कार्यकाल उनको मिल रहा है इस सरकार का। 4 साल त्रिवेंद्र सरकार रही है और सरकार बीजेपी की ही है, लेकिन मुखिया बदले हुए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार तीरथ और त्रिवेंद्र ये दोनों तुलनाएं होंगी। और तीरथ सरकार के ऊपर 1 साल में ये दबाव है कि वो 5 साल का लेखा जोखा दे, या फिर 5 साल के लेखा जोखे के अलावा अपने 1 साल का विशेष कार्य जनता के सामने रखें। और वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब उतनी गंभीरता के साथ योजनाएं जनता के बीच जाएंगी और उनका असर जनता के मस्तिष्क पर जाएगा। तब कहीं उस स्थिति तक, चुनाव की स्थिति तक आने की बात होगी और ये कहने की बात होगी कि 2022 में फिर अगले 5 साल के लिए बीजेपी को समर्थन दिया जाए, जनता का वोट हासिल किया जाए। ये जो एक मैसेज देने की कोशिश होगी, ये स्वाभाविक तौर पर तीरथ सिंह रावत के ऊपर है और तीरथ सिंह रावत उस बात को समझते हुए, अभी जैसा मैंने कहा कि अभी वो सुबह सवेरे 6-7 बजे से और रात को 11-12 बजे तक काम कर रहे हैं। तो ये ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है। बेटी की शादी का कार्ड देने जा रहा था शख्स, 500 मीटर तक ट्रक में फंसा रहा युवक और बाइक। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। रानीगंज थाना क्षेत्र के भगवतगंज के बुडौरा गांव का ये पूरा मामला है। तो प्रतापगढ़ में ये हादसा हुआ और इतना बड़ा ये हादसा कि जो युवक जिसकी मौत हुई इस पूरे हादसे में, वो ट्रक से टकराकर ट्रक के अंदर ही फंसा रहा, यानी कि पहियों के नीचे ही फंसा रहा अपनी बाइक के साथ में, और 500 मीटर तक घिसटता चला गया। हालांकि हादसे में शख्स की मौत हो चुकी है। तो बता दें कि बेटी की शादी का कार्ड देने जा रहा था ये युवक और हादसे का शिकार हो गया। तो घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, ट्रक को कब्जे में ले लिया। मामले की जांच की जा रही है। बागपत से खबर है, जहां पर दबंगों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। 6 से ज्यादा लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के दौरान दबंगों ने खुद वीडियो बनाया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छपरौली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत से खबर है, छपरौली क्षेत्र का ये वीडियो। खेत के आसपास का ये रास्ता है, जहां पर एक छात्र को घेर करके 6-7 की संख्या में ये दबंग युवक छात्र की पिटाई कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसको पीट रहे हैं।
हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से इस छात्र के साथ इस तरह की बेरहमी के साथ मारपीट की जा रही है। 6 से ज्यादा ये लोग हैं जो कि इस अकेले छात्र को पीट रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छपरौली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ये 6-7 दबंग युवकों ने घेरा बनाकर इस अकेले छात्र को बुरी तरह डंडों से पीटा, उसके साथ मारपीट की। प्रयागराज से खबर, जहां पर जहरीली शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ा। जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। हंडिया के इंस्पेक्टर को मामले में निलंबित किया गया है। हंडिया के बिंदा गांव में जहरीली शराब का तांडव दिखा था। तो आपको बता दें कि लगातार जहरीली शराब से जो मौतों के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने कुल 8 लोगों की ही गिरफ्तारी की है। मामले में चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही रही, तो हंडिया के इंस्पेक्टर को भी मामले में निलंबित किया गया। हंडिया के बिंदा गांव में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला था। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जहरीली शराब को लेकर कई मामले सामने आए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और इसमें लगभग 8 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको अभी तक सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस जहरीली शराब कांड को लेकर, और 12 लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हो गई है और कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, चौकी इंचार्ज समेत। और वहीं अगर बात करें हंडिया के मामले की, तो वहां पर भी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। तो आपको बता दें कि हंडिया के बिंदा गांव में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला था, जिसमें पुलिस की कार्रवाई हुई। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह से जहरीली शराब का जो व्यापार है वो क्यों फल फूल रहा है? पुलिस का डर, कानून का खौफ, प्रशासन की व्यवस्था, आखिर क्या वजह है? किस चीज में कमी है जो इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं और ना जाने कितने लोग हैं उनको इस जहरीली शराब की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो काफी चिंताजनक ये बात, और इस पर मंथन करने की प्रशासन को जरूरत कि किस कमी से आखिर इस तरह के जो मामले हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष का नया आरक्षण जारी। अनारक्षित और महिला के लिए आरक्षित सीटों में बदलाव हुआ है। अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति में कोई बदलाव नहीं और इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग महिला और पिछड़ा वर्ग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अनारक्षित महिला और अनारक्षित यहाँ पर जितने भी चीजें थी उन आरक्षण सूची में बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो नई आरक्षण सूची है वो जारी की गई है। तो आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग जो महिला है और पिछड़ा वर्ग पुरुष में कोई बदलाव नहीं हुआ। और वहीं पर अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जाति पुरुष में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अनारक्षित और महिला के लिए आरक्षित सीटों में बदलाव हुआ है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का ये नई आरक्षण जो सूची है उसको जारी कर दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं इस सूची के बारे में। अनुसूचित जाति महिला के लिए 6 जिले शामली, बागपत, कौशाम्बी, लखनऊ और एससी महिला सीतापुर, हरदोई में भी अनुसूचित जाति महिला। तो बता दें आपको कि अनुसूचित जाति के लिए 10 जिले हैं, कानपुर, औरैया, चित्रकूट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। तो कुछ बदलाव है जो किए गए हैं।
और वहीं ओबीसी महिला के लिए 7 जिले आरक्षित किए गए हैं। बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर ओबीसी महिला के लिए आरक्षित, बरेली, हापुड़, वाराणसी भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ओबीसी के लिए 13 जिले आरक्षित किए गए हैं। आजमगढ़, बलिया, इटावा और इसके साथ ही फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर और अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, मुजफ्फरनगर, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर, ये सभी ओबीसी के लिए आरक्षित है। और वहीं 12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर महिलाओं के लिए आरक्षित, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, सुल्तानपुर, बुलंदशहर महिलाओं के लिए आरक्षित, शाहजहांपुर, मुरादाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो 12 जिले हैं जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 27 जिलों ऐसे हैं जिनमें कोई भी आरक्षण नहीं है। उनका नाम है गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर जहां पर कोई आरक्षण नहीं, अमेठी, श्रावस्ती, कानपुर देहात, अमरोहा, हाथरस, भदोही, गाजियाबाद, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, हमीरपुर और गौतम बुद्ध नगर जो कि बिल्कुल अनारक्षित है, जहां पर कोई आरक्षण नहीं है। तो ये 27 जिले हैं जिनमें कोई भी आरक्षण नहीं किया गया है। तो हमने आपको जानकारी दी कि आखिर कौन कौन से जिले जहां पर आरक्षण को लेकर बदलाव किए गए हैं और जहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो नई आरक्षण की सूची है वो जारी की गई। अनारक्षित और महिला के लिए आरक्षित सीटों में बदलाव हुआ है और अनुसूचित जाति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 27 ऐसे जिले हैं जिनमें आरक्षण नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो 27 ऐसे जिले जहां पर कोई भी आरक्षण नहीं, लेकिन अनारक्षित और महिला के लिए आरक्षित सीटों में बदलाव हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जो महिला है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में यानी कि महिला में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो आपको बता दें, हालांकि आज चुनाव आयुक्त मनोज कुमार की बैठक भी है एसपी के साथ, डीएम के साथ में, और आज ये कहा जा रहा है कि आगे जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी और कुछ ही दिनों बाद जो पंचायत चुनाव की तारीख है उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा।